गांव की रातें जितनी शांत दिखती हैं, असल में वो उतनी ही ज्यादा रहस्यमयी और खौफनाक होती हैं। रात के ठीक 12 बजे के बाद गांवों के सुनसान खेतों का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हवाओं में एक अजीब सा भारीपन आ जाता है और खेतों में ऐसी अदृश्य ताकतें घूमने लगती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ही एक खौफनाक और कड़कड़ाती ठंड वाले माहौल में राजू और शामू, दो सगे भाई, अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे। उस काली रात में चारों तरफ सिर्फ मेड़ से बहते हुए पानी की हल्की हल्की सरसराहट और झाड़ियों में छिपे झींगुरों की लगातार आने वाली डरावनी आवाज गूंज रही थी। दोनों भाई एक पुरानी लालटेन जलाकर काम कर रहे थे, जिसकी मध्यम पीली रोशनी सिर्फ कुछ ही दूरी तक का रास्ता दिखा पा रही थी और उसके आगे सिर्फ एक घना काला अंधेरा था। खेत में काम करते करते काफी समय बीत जाता है और रात का सन्नाटा और भी गहरा होने लगता है। तभी अचानक शामू को मेड़ का एक बड़ा हिस्सा काटने के लिए लोहे की कुदाल की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो चारों तरफ देखता है, उसे समझ आता है कि वो जल्दबाजी में कुदाल को घर पर ही भूल आया है। वो राजू से कहता है कि भाई, मैं तो मेड़ काटने वाली कुदाल घर पर ही छोड़ आया हूं, उसके बिना आगे का काम रुक जाएगा। तू ऐसा कर, यहीं लालटेन लेकर अकेला रुक, मैं बस 10 या 15 मिनट में दौड़कर गांव जाता हूं और घर से कुदाल लेकर वापस आता हूं। राजू पहले तो रात के सन्नाटे में अकेले रुकने से थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन काम पूरा करना जरूरी था, इसलिए वो हाँ कह देता है। शामू लालटेन को राजू के पास छोड़ देता है और खुद बिना किसी रोशनी के अंधेरे रास्तों से होता हुआ तेजी से गांव की तरफ निकल जाता है। अब राजू उस विशाल और सुनसान खेत के बीचों बीच पूरी तरह अकेला रह जाता है। शामू को गए अभी मुश्किल से 2 या 3 मिनट ही बीते थे। राजू अकेला मेड़ पर बैठा हुआ था और बार बार अपनी लालटेन की रोशनी को हिलाकर चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। ठंड के मारे उसकी कुड़कुड़ी छूट रही थी और हवा के चलने से जब दूर के पेड़ हिलते तो ऐसा लगता जैसे कोई साया खड़ा हो। राजू के मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं और उसे महसूस होता है कि इस सुनसान खेत में रात को अकेले रुकना शायद उसकी बहुत बड़ी भूल थी। राजू खेत की मेड़ पर बैठा हुआ गहरे विचारों में खोया था कि तभी अचानक उसे अंधेरे रास्ते की तरफ से किसी के कदमों की हल्की सी आहट सुनाई देती है, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर पैर रखता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा हो। वो घबराकर अपनी लालटेन की मध्यम रोशनी को उस तरफ घुमाता है। रोशनी के दायरे में उसे दिखाई देता है कि शामू हाथ में कुदाल लिए बहुत तेजी से वापस आ रहा है। राजू उसे इतनी जल्दी वापस आया देख पूरी तरह हैरान हो जाता है और अपनी जगह से खड़ा होकर पूछता है कि अरे भाई, तू इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? अभी तो तुझे गए 2 मिनट भी नहीं हुए थे। क्या तू रास्ते से ही लौट आया या घर तक दौड़ कर गया था? शामू राजू की इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं देता। वो बस वहीं रुक जाता है और चेहरे पर एक अजीब, ठंडी और बेहद रहस्यमयी मुस्कान ले आता है। वो अपनी आंखें बिना झपकाए राजू की तरफ देखता है और बहुत ही भारी, सूखी और अजीब सी आवाज में कहता है कि हाँ भाई, मैं रास्ते से ही लौट आया, क्योंकि कुदाल मुझे रास्ते में ही पड़ी हुई मिल गई थी। इसके बाद वो बिना कुछ और कहे चुपचाप राजू के बिल्कुल बगल में आकर जमीन पर बैठ जाता है और बिना समय गवाए कुदाल से खेत की गीली मिट्टी को साफ करने लगता है। दोनों भाई अब मेड़ पर पास पास बैठकर चुपचाप अपना काम आगे बढ़ाने लगते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, राजू को अपने बगल में बैठे शामू से एक बेहद अजीब और डरावनी सी महक आने लगती है, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। शामू का व्यवहार हमेशा जैसा बिल्कुल नहीं था। वो जो हमेशा बहुत बातें करता था, आज एकदम खामोश था और अजीब तरीके से सुस्त लग रहा था। जब भी राजू डर को कम करने के लिए उससे घर की, माँ की या पानी की कोई बात पूछता, तो वो उसका कोई लंबा जवाब नहीं देता, बल्कि सिर्फ हाँ या हूं में बहुत ही संक्षिप्त, ठंडे और डरावने तरीके से सिर हिला देता। राजू को लगने लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो बहुत गलत है,
लेकिन वो अपने डर को मन में ही दबाने की कोशिश करता है। तभी अचानक काम करते समय लालटेन की पीली रोशनी उन दोनों के बिल्कुल पीछे की जमीन पर पड़ती है। राजू की नजर अनायास ही जमीन पर जाती है और उसे देखते ही उसके पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसका दिल जोर जोर से छाती में धड़कने लगता है। वो देखता है कि लालटेन की तेज रोशनी के ठीक सामने बैठे होने के बावजूद जमीन पर सिर्फ उसकी खुद की परछाई बन रही थी, जबकि उसके बिल्कुल बगल में बैठे श्यामू की जमीन पर कोई परछाई ही नहीं थी, जैसे वहां कोई इंसान बैठा ही ना हो। राजू का गला पूरी तरह सूख जाता है, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है और वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या माजरा है। अपने इस भयानक डर और घबराहट को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए राजू धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और जमीन पर रखी लालटेन को थोड़ा और आगे खिसकाता है ताकि वो रोशनी को सीधे श्यामू के पैरों पर डाल सके और अपने शक को दूर कर सके। जैसे ही लालटेन की पीली रोशनी नीचे पड़ती है, राजू के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और उसका दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। वो देखता है कि श्यामू के पैरों के पंजे आगे की तरफ नहीं थे, बल्कि वो पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, जैसे किसी ने उसके पैरों को उल्टा कर दिया हो। अब राजू को ये समझने में 1 सेकंड की भी देर नहीं लगती कि उसके बगल में बैठा ये जीव उसका भाई श्यामू नहीं है, बल्कि ये गांव की कहानियों में सुना जाने वाला रूप बदलने वाला कोई बेहद खतरनाक और मायावी छलावा है, जो उसके भाई का रूप धरकर उसे मारने आया है। राजू के मन में अब सिर्फ एक ही विचार चल रहा था कि यहां से अपनी जान बचाकर कैसे भागा जाए। वो डर के मारे बुरी तरह कांप रहा होता है, लेकिन वो छलावी को ये एहसास नहीं होने देना चाहता कि उसे उसका सच पता चल चुका है। वो धीरे से खड़े होने का नाटक करता है और बहुत ही कांपती हुई आवाज में बहाना बनाता है। राजू कहता है कि भाई बहुत तेज प्यास लगी है और मुझे लगता है कि दूर वाली मेड़ पर पानी ज्यादा भर गया है, मैं जरा उसे देख कर आता हूं और पानी पी कर आता हूं। राजू जैसे ही एक कदम पीछे हटाता है, तभी अचानक वो हमशक्ल बिना अपना सिर घुमाए अपना हाथ हवा में असाधारण रूप से लंबा करता है और राजू की कलाई को बेहद मजबूती से जकड़ लेता है। वो अपनी उसी भारी और खौफनाक आवाज में कहता है कि अभी कहीं मत जाओ भाई, इतनी रात को अकेले कहां जाओगे, यहीं बैठो मेरे पास, अभी तो बहुत काम बाकी है। राजू अब डर के मारे चीखने ही वाला होता है कि तभी अचानक दूर वाले अंधेरे रास्ते से एक तेज टॉर्च की रोशनी सीधे उन दोनों के चेहरे पर आकर चमकती है। टॉर्च की उस रोशनी के पीछे से असली श्यामू दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है कि राजू भाई भागो वहां से, तुम्हारे पास जो बैठा हुआ है वो मैं नहीं हूं, मैं तो अभी अभी घर से कुदाल लेकर आ रहा हूं, वो कोई भूत है भाई। ये सुनते ही राजू जैसे ही अपने बगल में बैठे उस हमशक्ल को देखता है, वो छलावा अपने असली और खौफनाक राक्षसी रूप में प्रकट होने लगता है। उसकी आंखें पूरी तरह से कोयले की तरह काली हो जाती हैं और वो एक बेहद डरावनी राक्षसी आवाज में हंसने लगता है और चिल्लाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। और इसी भयानक चीख के साथ वो राजू के